हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आई होप सो कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम मेंस लेवल तक हम कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे K2Cr2O7 और हम पढ़ेंगे KMnO4। इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किन दोनों कंपाउंड्स के बारे में? K2Cr2O7 और हम पढ़ेंगे KMnO4 के बारे में। तो एक एक करके समझते। सबसे पहले हम समझते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 मतलब क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड जी। जैसा कि मैंने हर किसी में बताया प्रिपरेशन मेथड। तो इसका प्रिपरेशन मेथड हम कैसे करेंगे? सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है बाय क्रोमाइट ओर। बाय क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर के थ्रू हम प्रिपरेशन करेंगे। क्रोमाइट ओर बोलो या फिर आप लोग बोलो क्रोम आयरन या फिर आयरन क्रोमाइट बोलो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeOCr2O3 और आपको बुक में कैसा मिलेगा? FeCr2O4। तो बात तो एक ही है। ऑक्सीजन इसमें 3 है, 3 और 1 है मतलब 4। Cr का मतलब 2, Fe का मतलब 1, ठीक है। तो बात तो एक ही है। तो इसको भी हम बोलते हैं क्रोम आयरन, उसको भी बोलते हैं हम क्रोमाइट ओर। मैंने याद रखने के लिए इस तरीके से बताया कि आप लोगों को जल्दी से याद हो। ये आपका ग्रीन कलर का बताया था नाइट्रोजन निकालने में काम आता है सोडियम अमोनियम डाइक्रोमेट में। और ये आपका FeO को आप जानते हो अच्छे से, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है कि FeOCr2O3 को FeOCr2O3 का रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराऊंगा, किसके साथ? O2 के साथ गर्म कराऊंगा। O2 के साथ गर्म कराऊंगा तो सबसे पहले ये आपको किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले ये यहां पर आपको किस में कन्वर्ट होगा उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये आपका कन्वर्ट होगा Fe2O3 Cr2O3। देन फर्दर अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में O2 के साथ कराऊंगा, नाउ इधर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। और ऑक्सीडाइज कराने वाला कंपाउंड क्या होगा बच्चों? आपका O2। ऑक्सीडाइज कराने वाला कंपाउंड आप लोगों का क्या होगा बच्चों? इसमें O2 यहां पर आपका क्या कराएगा बच्चों? ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर हम लाइम भी ले सकते हैं, CaO भी ले सकते हैं, फिर यहां पर हम हीट भी कर सकते हैं। नाउ यहां से हमको क्या ऑब्टेन होगा बच्चों? यहां से हमको होगा Na2CrO4। ये हमारा ऑब्टेन होगा, Na2CrO4 हमारा ऑब्टेन होगा, ठीक है। और साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों? CO2 गैस, ठीक है। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। ये हो गया आपका कौन सा? स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ बच्चों? ये चीज देखने लायक है। स्टेप फर्स्ट में एक्चुअली यहां पर हुआ क्या, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। इन स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमाइट ओर। ये क्रोमाइट ओर का क्या हुआ? यहां लिख देता हूं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रोमाइट ओर का ऑक्सीडेशन हुआ। क्रोमाइट ओर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्रोमाइट ओर का जब आपका ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर, तो क्या होगा? सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है? सोडियम क्रोमेट में। किस में कन्वर्ट हुआ है? सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हुआ है। अब सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हुआ है ऑक्सीडेशन करा के। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रोमाइट ओर का ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया है। मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ा है, आप लोग इसको सीधा भी याद कर सकते हो। क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमेट में मैंने तोड़ा है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट में मैंने इसको तोड़ा है। बात क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है यहां पर? तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ऑक्सीडेशन कराएंगे हम क्या कराएंगे? एयर के प्रेजेंस में NaOH और Na2CO3 और यहां पर में ये दोनों किसके प्रेजेंस में होने चाहिए बच्चों? आपके एयर के प्रेजेंस में, मतलब O2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तभी हम इसका स्टेप फर्स्ट में देखो, ये एयर, ये NaOH, ठीक है। बात क्लियर है? अगर यहां पर CO है तो यहां पर मैंने निकाल दिया। यहां पर अगर Na2CO3 होता
तब आपका कौन सा गैस निकल जाता है, CO2 गैस। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, काफी इजी है, एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या होता है, सोडियम क्रोमाइड को, अब देखो इसी सोडियम क्रोमाइड को स्टेप 2 में यहीं पर मैं लिखता हूं, इसी सोडियम क्रोमाइड को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, Na2Cr2O7 में। किसमें क्या कन्वर्ट होगा, Na2Cr2O7 में। तो आपका स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, देखो सोडियम क्रोमेट कन्वर्ट इनटू, इसका नाम क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम क्रोमेट। बात क्लियर है। सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट आपका किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम डाइक्रोमेट आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। दिस इज द स्टेप 2, आपको ऐसे ये याद रखना है। ये आपका होता है येलो कलर का, ये आपका येलो कलर का होगा, ये आपका होगा ऑरेंज रेड, ये आपका क्या होगा, ऑरेंज रेड, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी तो हमारा K2Cr2O7 बना ही नहीं है। अब K2Cr2O7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें हम KCl ऐड करेंगे, वो भी कौन से अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में KCl ऐड करेंगे। तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगा और आपका क्या बन जाएगा, NaCl और K2Cr2O7। अब बात समझना, सर हमें डाइक्रोमेट चाहिए तो हम सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं लेते, हम ये वाला क्यों लेते। अब ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका सोल्यूबल इन कोल्ड होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है बच्चों, सोल्यूबल इन कोल्ड होता है। देखो ये आपका सोल्यूबल इन कोल्ड होगा, ये आपका सोल्यूबल इन कोल्ड होगा, ठीक है, ये आपका सोल्यूबल इन कोल्ड होगा, और ये आपका क्या इनसोल्यूबल इन कोल्ड होगा, और ये आपका सोल्यूबल होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा बच्चों, सोल्यूबल होगा। तो यहां पर ये आपका सोल्यूबल होगा, ये आपका इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो इस वो यहां पर भी आपका क्या होगा, इसका कलर आपका होगा ऑरेंज रेड, इसका भी कलर आपका होगा ऑरेंज रेड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो यहां पर। अब कैसे ध्यान रखेंगे, थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड में क्या हुआ बच्चों, स्टेप थर्ड में आपका सोडियम क्रोमेट मतलब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, KCl के साथ करा दी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद आपका क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपका सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन मेथड, इस प्रिपरेशन मेथड से हर साल क्वेश्चन पूछता है बच्चों, तो आप लोग इस प्रिपरेशन मेथड को अच्छे से मगअप कर लो, इस प्रिपरेशन मेथड को अच्छे से मगअप कर लो। और आज का आपका होमवर्क इसमें यह है कि ये आपका लैब में यूज नहीं होता, ये आपका लेबोरेटरी में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता ये आपको बताना है मुझे, ये आपको मुझे बताना है क्यों नहीं होता। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये आपका लैब में यूज क्यों नहीं होता। आप लोगों को एक बार सोचना है, थिंक करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ये लैब में यूज मतलब लैब में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। लैब में इसका यूज क्यों नहीं होता है, क्या ऐसा पॉइंट है जो इसका यूज आपका लैब में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज काफी इजी है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, ये आपका क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको लिखाया, अभी मैंने आपको जो जो पॉइंट लिखाया वही पॉइंट अगर आपको फिर से रिपीट करने के लिए बोलूं तो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो प्रॉपर्टीज में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में वही पॉइंट आपके रिपीट हो गए जो मैंने आपको लिखाया है अभी, ठीक है। तो क्या होता है, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अभी मैंने बताया था। तो ये क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में ये आपका क्या होता है, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका सेकंड आपका क्या होगा, मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये या फिर हम बोल सकते हैं फेयरली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। देखो वो कोल्ड वाटर में मॉडरेट सोल्यूबल होगा, मॉडरेटली सोल्यूबल होगा, मतलब स्प्रिंगली मतलब थोड़ा सा सोल्यूबल होगा कोल्ड वाटर में।
अभी भी बताया कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर में ये क्या होता है, अगर मैं हॉट वाटर ले लूं तो हॉट वाटर में क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था उसमें, हॉट वाटर में ये क्या होगा बच्चों, आपका फेयरली सॉल्युबल होगा, मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा। ये चीजें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि कहाँ सॉल्युबल होता है कहाँ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक्शन ऑफ हीट, थर्ड अगर मैं बात करूं एक्शन ऑफ हीट, तो एक्शन ऑफ हीट में क्या होगा, हीट के प्रेजेंस में ये आपका टूटेगा, हीट के प्रेजेंस में ये आपका क्या होगा बच्चों, टूटेगा। किस में टूटेगा, आप समझ सकते हो, K2Cr2O7 को अगर मैंने हीट दिया, K2Cr2O7 को अगर मैंने हीट दिया, तो ध्यान से समझना, हीट देने पर ये क्या होगा, K2Cr2O4 में कन्वर्ट होगा, K2Cr2O4 में कन्वर्ट होगा, और साथ में आपका क्या निकालेगा, Cr2O3, साथ में क्या निकलेगा, Cr2O3, और साथ में आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, साथ में यहां पर आपकी क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान से समझना, इसको मैंने हीट किया तो आपका यहां पर K2Cr4 बन जाएगा, ठीक है, और Cr2O3 जो कि आपका ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है, 2-3 बार आप देख चुके हो इस चीज को, ये याद रखना है आपको। अब इसी के साथ में बताता हूं एक्शन ऑफ अल्कलाई, एक्शन बाय एक्शन विद अल्कलाइन, एक्शन विद अल्कलाइन, अल्कलाइन के थ्रू एक्शन, मतलब OH माइनस के थ्रू एक्शन क्या होगा बच्चों, OH माइनस के थ्रू आपका इसका एक्शन क्या होगा, समझना। यहां पर मैं बताता हूं इसको, काफी अच्छा रिएक्शन है। अगर मैं K2Cr2O7 को अगर मैं अल्कलाइन में डालूंगा तो ये आपका ऑरेंज रेड कलर का होगा, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का होगा, तो ये तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2Cr4 में कन्वर्ट, ठीक है। कौन से कलर का होगा बच्चों, ये आपका येलो कलर का, कौन से कलर का होगा, येलो कलर का, तो ये आपका इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साथ में आपको क्या निकलेगा, H2O गैस, साथ में आपका क्या निकलेगा, H2O गैस, H2O, ठीक है, H2O गैस नहीं, H2O निकलेगा, ठीक है। नाउ जब मैं इसको फिर से अगर मैं H+ में डाल दूंगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होगा। जब यहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होगा तो अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट होता है, तो एक्चुअली में समझना कि यहां पर OH मीडियम में K2Cr2O4, अगर मैं बोलूं OH मीडियम में कौन आपका स्टेबल होगा, OH माइनस मीडियम में K2Cr4 स्टेबल होगा, और H+ मीडियम में कौन स्टेबल होगा बच्चों, K2Cr2O7। अभी मैं इसके लिए बता रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद जान जाओगे, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद जान जाओगे। जब आपको अगर मैंने K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ कराई तो यहां पर आपका K2Cr4 बनेगा और साथ में H+ बनेगा। अब देखो यहां पर अगर मैंने जैसे ही बेसिक मीडिया लिया तो बेसिक मीडिया इसको ट्रैप कर लेगा, बेसिक मीडिया इसको ट्रैप कर लेगा, फिर ये रिएक्शन को पीछे जाने नहीं देगा। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया कि आपका बेसिक मीडिया में क्यों ऐसा होता है, बेसिक मीडिया इस H+ को ट्रैप कर लेगा और इसको पीछे नहीं जाने देगा, मतलब यहां पर आपको इसको हटा लेगा तब ये रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियर प्रिंसिपल, अगर मैंने H+ को हटा दिया तो रिएक्शन आपका पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज को ध्यान से समझो। अब आपको सिमिलरली इसके लिए बताना है, अगर मैंने H+ डाल दिया, अगर मैंने इसके अंदर H+ डाल दिया तो रिएक्शन तुरंत आपका बैकवर्ड चला जाएगा। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि H+ में आपका कौन स्टेबल होता है, K2Cr2O7, और आपका OH माइनस में कौन स्टेबल होगा, K2Cr4। तो इसको याद रखने का तरीका, ऑरेंज का मतलब OH और येलो जस्ट उसका उल्टा, ये इसको याद रखने का। ऑरेंज को अगर मैं OH में डाला तो यहां पर येलो, मतलब वो ऑरेंज का फर्स्ट लेटर O और अल्कलाइन का फर्स्ट लेटर O, तो O तो आपका K2Cr2O7। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, सिंपल तरीका याद रखने का, ठीक है। ये तो काफी सिंपल था। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि इसका बच्चों, इसका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत अच्छे का मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैसे होगा बच्चों, इसको समझना है हमको, ठीक है।
तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने देखो K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करेगा समझना ध्यान से। I माइनस को ये I2 में कन्वर्ट कर देगा, SO3 2 माइनस को ये SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सब आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ऑक्सलेट आयन को, मतलब ऑक्सलेट आयन को C2O4 2 माइनस को ये आपका CO2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सब चीजें Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सब इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि आपको पता होगा ROH एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये सब तो आपको पता होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर I माइनस को I2 में, इसको सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड को सल्फर में, ऑक्सलेट को CO2 में, Fe+2 को Fe+3 में, मतलब फेरस को फेरिक में, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इस चीज को ध्यान रखो। अगर मैंने इसका न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन लिखना चाहा, कौन से मीडियम में बच्चों? न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में कैसे बिहेव करेगा और आपका आयोनिक मीडियम में कैसे बिहेव करेगा, तो इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं। न्यूट्रल मीडियम के लिए मैं आयोनिक रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, न्यूट्रल मीडियम के लिए। फॉर न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर मैंने Cr2O7 2 माइनस बना दिया, अगर इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी बच्चों, यहाँ पर H2, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है बच्चों, न्यूट्रल मीडियम मतलब ये आ रहा है Cr+3 और OH माइनस। अब आप देख सकते हो बच्चों, इसको बैलेंस करना है। अब आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को बैलेंस करो। यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मतलब ठीक है, सबसे पहले एटम, एटम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज। ठीक है, इस चीज को बैलेंस करना है। सबसे पहले एटम, वो AOHC, एटम को बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 7 कर दो। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 7 हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 7। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पर आप कितने H2O का करोगे यूज, 7 H2O का। कितने H2O का करोगे बच्चों यहाँ पर यूज, 7 नहीं, 7/2 H2O, 7/2 H2O, मतलब कि कितना हो गया, 7 H हो गया, 7 H हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 7/2 + 7, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कम हो गया। तो यहाँ पर इसको देखो, इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका आप एक और चीज समझ सकते हो कि इसको बैलेंस करने का, सबसे पहले एटम को बैलेंस कर दिया। ठीक है, एटम को बैलेंस करने के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 14 OH माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दोगे बच्चों आप लोग, यहाँ पर आप इसके लेस अमाउंट में H2O। अब देखो 7 ऑक्सीजन 14 OH और 14 H हो गया बैलेंस। अब नाउ आप चार्ज को बैलेंस करोगे। देखो बेसिक मीडिया में जितने ऑक्सीजन होंगे उसके दूसरी तरफ डबल OH लगाने, और डबल OH से मतलब डबल OH से जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन लगाने। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस। चार्ज, यहाँ पर चार्ज -2, यहाँ पर क्या होगा +6 है, यहाँ पर -14 है, यहाँ पर चार्ज -2, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, -6 -8। ठीक है, -8। और इसको मुझे अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं जोड़ूंगा, यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। अब देखो टोटल अगर मैंने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो यहाँ पर भी चार्ज आपका कितना हो गया, -8। तो सबसे पहले एटम, एटम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद चार्ज। आपको इस तरीके से बैलेंस करना है। अगर मैं बात करूँ एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा बच्चों, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, Cr2O7 2 माइनस के साथ में लूंगा H+, और H+ के साथ इसको कन्वर्ट करूंगा Cr+3 में। अब आप कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले एटम, एटम बैलेंस कर लिया। एसिडिक मीडियम में अलग होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ पर 7 H2O ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए 14, तो यहाँ पर 14 H+। अब यहाँ पर चार्ज दे देखो, -2 + 14, तो यहाँ पर कितना आ गया, +12 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 6। अब +12 को 6 करने के लिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर टोटल नेट चार्ज अब क्या हो जाएगा बच्चों,
6, तो यहाँ पर भी +6, यहाँ पर भी +6। इस तरीके से आपने रेडॉक्स में काफी रिएक्शन बैलेंस की होगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम में इस तरीके से और एसिडिक मीडियम में इस तरीके से कुछ रिएक्शन होगी बच्चों, ज्यादा टिपिकल नहीं है। न्यूट्रल मीडियम में H2 यहाँ लेंगे और यहाँ पर H+ लेंगे। अगर मैंने बोला बेसिक मीडियम तो यहाँ OH-, तो इस तरीके से चलेगा। न्यूट्रल मीडियम में H2O, ठीक है, इसके साथ वैसे ये बेसिक मीडियम में नहीं करता है। बेसिक मीडियम के लिए K2Cr2O7 बना ही नहीं है, K2Cr2O7 फॉर बेसिक मीडियम नहीं बना है। ठीक है, बेसिक मीडियम नहीं बना है। ठीक है, अब इसका अगर मैं वैलेंसी फैक्टर निकालूं, वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या होता है, हाउ मेनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो यहां पर भी कितना आएगा बच्चों, 3, और इसका भी वैलेंसी फैक्टर में निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो या फिर आप लोग इसका एन फैक्टर बोलो। एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे इसका, यहां पर सॉरी वैलेंसी फैक्टर यहां पर मतलब 1 मोल को कन्वर्ट करने में, 1 मोल नहीं है, 1 मोल को कन्वर्ट करने में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी 6 आ जाएगा। वैलेंसी फैक्टर आपका कितना आ गया बच्चों, 6, क्योंकि 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितना आपको मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बस इस चीज को थोड़ा सा मेमोराइज करना है, आप लोगों को याद करने की कोशिश करना है। These are the ionic reaction। अब इसी की रिएक्शन में इसके साथ बैलेंस करके करा सकता हूँ, इसके साथ भी बैलेंस करके करा सकता हूँ, इसके साथ भी बैलेंस करके करा सकता हूँ। सिमिलरली रेडॉक्स रिएक्शन, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस तरीके से न्यूट्रल मीडियम में ये एक्ट करता है और यहाँ पर किस को ऑक्सीडाइज करता है, इस चीज को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये क्या होगा खुद में रिड्यूसिंग, तो ये आपको यहाँ +6 शो करेगा, तो यहाँ पर कितना शो कर रहा है, +3, देखो खुद में रिड्यूस हो रहा है। अब इसके साथ भी इसको मैं बना सकता हूँ। अब आप लोगों को एक रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई गई होगी रेडॉक्स में, इस रिएक्शन को बैलेंस करो। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको बताया गया होगा, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में। कौन से मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस तो आपने कहीं ना कहीं रेडॉक्स में किया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, I- को I2, CrO2O7 को 2- यहाँ पर Cr+3 में। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपको बताया गया होगा, आप एक बार इसके थ्रू बैलेंस करो। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैलेंसिंग आपको खुद करना आना चाहिए, आप बैलेंसिंग आपको खुद करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो था हमारा इसका क्रोमियम का। अब क्रोमियम से रिलेटेड कुछ टेस्ट भी होते हैं, मैं आपको टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। क्रोमियम से रिलेटेड आपके कुछ टेस्ट भी होंगे, तो वो टेस्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ यहाँ पर आपको याद रखने हैं टेस्ट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैंने एसिडिक मीडियम को बता दिया। अब देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मतलब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का मतलब आपका क्या बनेगा, CrO2Cl2 बनेगा, जो कि आपका क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में आपके 3 गैस है, कौन से, NO2 आपका रेड ब्राउन है, CrO2Cl2 आपका रेड ब्राउन है, और आपका Br2 रेड ब्राउन कलर का गैस है। गैस बोलो या फिर वेपर बोलो, यहां पर आपका क्या निकलता है, वेपर निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, यहां पर आपका वेपर। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में अगर मैं K2Cr2O7 की रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, किसी भी क्लोराइड आयन के साथ, बस इसमें क्या नहीं होगा, मतलब AgCl नहीं होगा, PbCl नहीं होगा, PbCl2 नहीं होगा, SnCl2 नहीं होगा, Hg2Cl2 नहीं होगा। मतलब क्या होगा, आज प्रभु शांत होंगे, इसके सारे क्लोराइड नहीं होंगे। ठीक है, इसके सारे क्लोराइड नहीं होंगे, तो इसका क्लोराइड के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4 के प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा, CrO2Cl2 बन जाएगा, जो कि आपके रेड ब्राउन कलर का होगा। कौन से कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा। और साथ में यहां पर आपका बन जाएगा HSO4- प्लस HSO4- यहाँ पर अगर मैंने K लिया तो KHSO4-, यहाँ पर मैंने Na लिया तो NaHSO4- बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या निकलेगा बच्चों, H2O। ठीक है, H2O निकलेगा। और इन सब के बारे में हम बात करेंगे कहाँ, सॉल्ट एनालिसिस में आता है बच्चों इन सब का पूरा पार्ट, लेकिन आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, रिएक्शन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पूरा सॉल्ट एनालिसिस आपका कवर करता है। ठीक है,
तो ये तो था आपका रिएक्शन किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट हो गया बच्चों, ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो। अब टेस्ट में एक और टेस्ट होता है बच्चों, और टेस्ट ये पहला, दूसरा बाय H2O2। अगर मैं H2O2 के बारे में बात करूंगा, H2O2 के थ्रू टेस्ट, तो क्या होगा, देखो यहां पर K2Cr2O7 को अगर मैंने H2SO4 के साथ डाला तो ये क्या है, एसिड है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब मैं H2O2 के साथ मिलाऊंगा तो 0 to 5% अगर मैंने लिया और यहां पर मैंने ईथर लिया तो आपका क्या बन जाएगा, CrO5, जो कि आपका क्या होगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर होगा। ठीक है, ब्लू कलर का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, और साथ में आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर K2SO4 और साथ में आपका H2O बन जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ पर ब्लू कलर का आपका बन गया। ठीक है, नाउ अगर मैंने इसी को, अगर मैंने रिएक्शन एट अ हाई टेम्परेचर कर दिया, रिएक्शन एट क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो आपका यह आगे जाके किस में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर Cr+3 में, Cr+3 में यहां से भी कन्वर्ट हो सकता है, और यहां से भी। ये क्या होता है एक्चुअली में, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत आपका Cr2O3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर +3 बनेगा जो कि आपका ग्रीन कलर का होगा। तो अगर मैं इनिशियली हाई टेम्परेचर पे लूंगा तो Cr+3 बन जाएगा, लेकिन अगर बाद में भी ये आपका कन्वर्ट हो सकता है, आफ्टर ये बनने के बाद भी कन्वर्ट हो सकता है। आपको ऐसी रिएक्शन भी पूछ सकता है या ऐसी भी पूछ सकता है डायरेक्टली, दोनों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, H2O2 के साथ तो इस तरीके की रिएक्शन होती है। अब इसमें एक और रिएक्शन है बच्चों जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने यहां पर, अब देखो बाय H2SO4, थर्ड बात समझना, थर्ड इंपॉर्टेंट है, बाय H2SO4। ठीक है, H2SO4 काफी सिमिलर रिएक्शन है, आपको थोड़ा दिक्कत आएगा एक दो बार, जब आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें मगअप होने लग जाएगी। इसमें ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर कोल्ड के बारे में, अगर मैं बात करूं यहां पर H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ, अगर मैं H2SO4 के साथ यहां पर बात करना चाहूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कोल्ड ले लिया, कोल्ड H2SO4, तो क्या होगा बच्चों, K2Cr2O7 को अगर मैंने कोल्ड H2SO4 में डाल दिया, कोल्ड H2SO4 में डाल दिया, तो कोल्ड H2SO4 में डालने से क्या होगा, 0.0 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने लिया तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CrO3 क्रिस्टल, CrO3 आपका क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CrO3 क्रिस्टल, जो कि आपको कौन से कलर का होगा, रेड कलर का, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो आपका। नेक्स्ट आपका इसमें क्या बनेगा, K2SO4 बन जाएगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने H2SO4 कौन सा लिया बच्चों, हॉट वाला ले लिया, कौन सा वाला ले लिया, हॉट वाला, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकता है। तो अगर मैंने K2S पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर मैंने H2SO4 के साथ मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर हीट किया, हीट करने पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आएगा, ग्रीन कलर का Cr2SO4 होल थ्राइस का सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पर Cr+3 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर Cr+3 है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ग्रीन कलर। क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो। नाउ यहां पर K2SO4 और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर H2O और साथ में यहां पर आपका बन जाएगा K2O2 मतलब ल्यूमिनेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स बन जाएगा। अब ध्यान से समझना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है किसकी वजह से, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से करता है बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो। अब इसका यूज क्या होता है, यूज आप लोगों ने पढ़ लिया है सारा। यूज सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। सेकंड यूज इसका क्या होगा बच्चों, सेकंड यूज होगा बच्चों यहां पर प्रिपेयर द क्रोमियम कंपाउंड। देखो कितने सारे क्रोमियम कंपाउंड बन गए, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, CrO5 भी बना दिया मैंने, सब तो मैंने बना ही दिया। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड अगर इसका मैं बात करूं तो इन लेदर इंडस्ट्री, किसमें, लेदर इंडस्ट्री में बोल सकता हूं, या फिर कहीं कहीं ब्लीचिंग में भी इसका यूज हो सकता है। ब्लीचिंग में क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, परमानेंट ब्लीचिंग करने का काम करेगा।
इसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो था कुछ आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड के बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में मैंने आपको दो इक्विलिब्रियम सिचुएशन वाला बताया था, वो OH माइनस होगा तो येलो कलर का सॉल्यूशन स्टेबल होगा, अगर आपका H प्लस होगा तो रेड ब्राउन रेड ऑरेंज कलर का। इस तरीके से ध्यान रखना। देन आफ्टर मैंने इसके टेस्ट बताए थे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट H2O2 के साथ बताया था। H2O2 के साथ से सबसे पहले CrO5 बनाता है डीप ब्लू कलर का, जिसको अगर मैं आगे और फर्दर क्योंकि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से वो आपका Cr2O3 में कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर के रेजिड्यू में। कब होता है, जब ये लो टेम्परेचर लूंगा, लेकिन जब भी मैं अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे लूंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ग्रीन कलर का डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपका Cr+3 बन जाएगा ग्रीन कलर का। नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया था वहां पर H2O2 के बाद मैंने बताया H2SO4 कोल्ड वाला लूंगा और ये यहाँ पर है ना हॉट वाला लूंगा। कोल्ड वाला लूंगा तो CrO3 बनेगा जो कि रेड कलर का क्रिस्टल होगा, और अगर मैं हॉट वाला लूंगा तो Cr2SO4 होल थ्रेड बनेगा जो कि आपका ग्रीन कलर का होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका K2Cr2O7 के बारे में है बच्चों। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों KMnO4 के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये सब तो अब आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में आप एक बार रेडॉक्स रिएक्शन खोलोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में सर ने कई बार आप लोगों को रिएक्शन लिखाई होगी, वो आपका 100% श्योर है कि सर ने लिखाया ही होगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। नहीं आए तो कोई नहीं आए तो आप बाद में सर से पूछ सकते हो कि सर ने ऐसा बताया तो इसका रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे, मैंने एक होमवर्क दिया था, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो अगर उसको बैलेंस कर लिया तो वहां पर आपको क्या करना है, I माइनस की जगह SO3 2 माइनस लेना है और उस तरफ SO4 2 माइनस, फिर उसको बैलेंस कर दो। तो इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर KMnO4 के बारे में। तो KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट हम कैसे बनाएंगे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड में हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल मेथड से। मैं इसको किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा बच्चों, तरीका समझना। सबसे पहले MnO2 लूंगा जो कि आपका ब्लैक कलर का लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, MnO2 आपके स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम में आता है, बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। तो MnO2 आपका ब्लैक कलर का होता है और MnO2 के बारे में आप जान सकते हो, मैंने लैब में Cl2 के टाइम में भी मैंने MnO2 का किया था यूज, Cl2 के टाइम में भी मैंने किया था MnO2 का यूज। हेलोजन के क्लोरीन के प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन है बच्चों। आई होप सो कि आप उसको रिपीट करो, एक बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। MnO2 कौन से कलर का होगा बच्चों, आपका ब्लैक कलर का। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखो। MnO2 की रिएक्शन, MnO2 को जब मैं देखो यहां पर KOH की प्रेजेंस में या O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया यहां पर K2CO3 के प्रेजेंस में या O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर मैंने ले लिया KOH के प्रेजेंस में या फिर KNO3 के प्रेजेंस में, इन तीनों के प्रेजेंस में ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टेप ए में MnO2 ब्लैक को अगर मैं इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर जब भी मैं रिएक्शन कराता हूं तो आपका क्या बनता है बच्चों, ग्रीन कलर का। देखो इसके प्रेजेंस में K2MnO4 बनेगा, ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा, और इसके भी प्रेजेंस में आपका K2MnO4 बनेगा। बस डिसिमिलरिटी कहां आएगी रिएक्शन में, डिसिमिलरिटी केवल और केवल जनरेट होगी इसके रेजिड्यू में। तो यहां पर H2O बनेगा। अब यहां पर कार्बोनेट लिया है तो यहां पर CO2 निकलेगा, यहां पर नाइट्रेट लिया है तो यहां पर NO2 निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, साथ में यहां पर देखो यहां पर H2O निकलेगा और यहां पर KNO2 होगा, ठीक है। ये भी आपका ब्राउन कलर का होगा क्योंकि NO2 का कंपाउंड आपका ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इस कलर का आपका क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। ये आपका कौन से कलर का होगा बच्चों, आपका ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। अब KMnO4 को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब इसी KMnO4 को बी स्टेप में क्या करेंगे, इसी K2MnO4 को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा किसके अंदर, KMnO4 के अंदर। KMnO4 के अंदर मैं इसी को ऑक्सीडाइज कराऊंगा बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लेने वाला हूं, मैं Cl2 भी ले सकता हूं, O3 भी ले सकता हूं और H2O2 भी ले सकता हूं। ये रिएक्शन आपको आती है, ये रिएक्शन हर साल पूछते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या क्या लेंगे, Cl2 लेंगे, O3 लेंगे, H2O2 लेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो। तो यहां पर यह आपका कौन से कलर का आ जाएगा बच्चों, यहां पर यह आपका आ जाएगा बच्चों
यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद ये आपका पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल। अब देखो इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब पर्पल कलर। पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब कौन सा कलर बच्चों, पर्पल कलर। अब हमेशा ध्यान रहना चाहिए बच्चों ये कलर आपको, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, पर्पल कलर। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार करोगे तो आई होप सो कि आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंप्लीटली रिएक्शन आपकी रेडॉक्स चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब एक और इसका प्रिपरेशन मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। कौन सा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। तो सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, MnO2 की रिएक्शन। सबसे पहले देखो MnO2 की रिएक्शन तो मैं इसके साथ KOH के साथ कराऊंगा O2 के प्रेजेंस में, तो आप जानते ही हो कि यहाँ पर K2MnO4 बन जाएगा और साथ में आपका यहाँ पर देखो पहली रिएक्शन वही आएगी H2O बन जाएगा। ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है। अब क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे फेरस को, मतलब Fe को मैं एज क्या लूंगा, Fe को यहां पर देखो दो इलेक्ट्रोड लूंगा मैं, एक लूंगा Fe, एक लूंगा निकल, ठीक है, एक लूंगा Fe, एक लूंगा निकल। अब देखो Fe को मैं लूंगा कैथोड, तो एनोड आपका किसका बनेगा, निकल का। एनोड आपका किसका बनेगा, निकल का। मतलब हमको इलेक्ट्रोलाइसिस में दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं, एक लेना पड़ता है कैथोड, एक लेना पड़ता है मुझे एनोड। अगर कैथोड में लूंगा तो Fe का लूंगा, एनोड में लूंगा तो निकल का लूंगा। यहां तक आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब K2MnO4 को मैं इस कंपार्टमेंट में रखूंगा, K2MnO4 को मैं Fe के कंपार्टमेंट में रखने वाला हूं। K2 गलत हो गया क्या, ना देखो सॉरी बच्चों, यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखो K2MnO4 को मैं इस कंपार्टमेंट में रखूंगा, एनोडिक कंपार्टमेंट में। दो कंपार्टमेंट बनाएंगे, एक निकल वाला कंपार्टमेंट, एक बनाएंगे Fe वाला कंपार्टमेंट। अब निकल वाले कंपार्टमेंट में मैं क्या रखूंगा, K2MnO4 को, और Fe वाले कंपार्टमेंट में मैं किसको रखूंगा, उस चीज को समझना। Fe वाले कंपार्टमेंट में मैं रखूंगा KOH को, ये रख दिया मैंने, ठीक है, KOH को मैंने रख दिया, काफी इजी है। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आप लोग जानते हो कि K2MnO4 आपका दो पार्ट में टूटेगा, K प्लस और KMnO4 माइनस, KMnO4 माइनस, ये मैंने दो पार्ट में तो तोड़ दिया। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ MnO2 माइनस, यहाँ पर 2K प्लस, ठीक है, दो आयंस में तोड़ दिया मैंने। अब क्या होगा कैथोड पर, अब ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करने की टेंडेंसी तो रखेगा ना। तो यहां पर एनोड पर कौन जाएगा, MnO2 2 माइनस, एनोड पर जाएगा MnO2 2 माइनस, और आपका कैथोड पर कौन जाएगा बच्चों, कैथोड पर जाएगा 2K प्लस, ठीक है, ये जाएगा। ये चीजें आप लोगों को आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन K प्लस के साथ साथ इसके अंदर H प्लस भी होगा, इसके अंदर क्या होगा, H प्लस भी होगा। H प्लस क्यों, क्योंकि हम जो ये कराएंगे उसमें जो सॉल्यूशन लेंगे वो एसिडिक मीडिया लेंगे, ठीक है। मीडियम कौन सा लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे। एसिडिक मीडियम होने की वजह से इसके अंदर H प्लस होगा, तो K प्लस की जगह कौन आ जाएगा, H प्लस। आप लोग जानते हो क्यों आएगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही आपका सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है। अब यहां पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कीजिए, क्या, तो यहां पर क्या बन गया MnO4 माइनस, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके ये क्या बना लेगा, H2। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करेगा तो हाफ H2 बना लेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिमूवल होगी। कैथोड पर कौन सी गैस आएगी, कैथोड पर आपकी कौन सी गैस आएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन है बच्चों, ये सुपर क्वेश्चन है। अब ये देखो कि MnO4 माइनस है, यहां से 2K प्लस निकला, ये इसके साथ फिर से ज्वाइन होके क्या बना लेगा बच्चों, K2MnO4 बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। आप अगर एक दो बार अगर आप करोगे तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब MnO4 माइनस, अब देखो MnO4 माइनस जो ये बनेगा वो कौन से कंपार्टमेंट में बनेगा, इस कंपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर
यहां पर मैं आपको बताता हूं। अब एनोडिक कंपार्टमेंट में K प्लस भी होगा ना, वही K प्लस आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा, वही K प्लस आपका इसके साथ रिएक्ट करने वाला है। बस इतना से याद रखोगे तो आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका लैब प्रिपरेशन मेथड लैब में कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आगे जाके सॉल्ट एनालिसिस में। Mn+2, ठीक है, Mn+2 मतलब Mn+2 मैंने लिया, Mn+2 को अगर मैंने S2O8 में डाल दिया, मतलब थायोसल्फेट में, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक में, तो यहां पर अगर मैंने H2O डाल दिया तो नाउ अब क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने H2O डाला तो ये आपका क्या बन जाएगा, MnO4-, और साथ में आपका कौन सी गैस रिमूवल होगी बच्चों, ये आपका SO4 2- में कन्वर्ट होगा, और साथ में यहाँ पर H2O भी निकलेगा। सॉरी हाँ, H2O भी निकलेगा, H2O या H+ होगा बच्चों शायद से। 2 मिनट रुकना बच्चों। तो इसमें होगा आप लोगों का H+, ठीक है, H+ होगा। अब ध्यान से समझना यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, Mn+2 आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर +2 का ये वाला रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी घुमा के पूछ लेता है। Mn+2 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो SO4 निकालेगा, ये रिएक्शन कभी भी घुमा के पूछता है और अक्सर पूछा गया है और हमको याद ही नहीं रहता। हम क्या करते हैं, ये वाली रिएक्शन पहली वाली याद कर लेते, ये वाली थोड़ी टफ लगती है तो थोड़े से छोड़ देते, लेकिन थोड़ा बहुत ये याद होता है। ये वाला रिएक्शन तो हम कंप्लीटली छोड़ते हैं, तो इस रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, ये रिएक्शन काम की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, दिस इज अ लैब प्रिपरेशन मेथड। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता ही पड़ गई होगी अब तक, प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता ही पड़ गई होगी। सबसे पहला कलर इसका क्या होता है, पर्पल, डीप पर्पल कलर या फिर वायलेट कलर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वायलेट कलर। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, कलर तो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब यहां पर इसके ऊपर मेटेलिक लास्टर होता है। कौन सा लास्टर होता है, मेटेलिक लास्टर होता है, मेटेलिक लास्टर होगा। ठीक है, मेटल की तरह चमकेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो जो है ये आपका फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो वाटर में आपका सॉल्युबल होता है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो यहां पर जो थर्ड रिएक्शन है, हाँ, एक्शन ऑन हीट, एक्शन ऑन हीट, हीट पर क्या होगा बच्चों, जो आपका KMnO4 है, KMnO4 को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होगा बच्चों, यहां पर मतलब 1000 डिग्री से कम, अगर मैं 1000 डिग्री सेल्सियस से कम में गर्म करूंगा तो ये आपका K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपका MnO2 बनाएगा और साथ में आपका O2 बनाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। लेकिन अगर मैं KMnO4 को अगर मैं गर्म करूंगा 1000 डिग्री टेम्परेचर से कम, 1000 डिग्री टेम्परेचर से कम में तो गर्म कर दिया, ये बन गया। 1000 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा, मतलब ये हो गया लेस देन, तो ये हो गया वो ग्रेटर देन 1000 डिग्री टेम्परेचर। 1000 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही मैं ज्यादा गर्म करूंगा तो यहाँ पर K2MnO3 में कन्वर्ट होगा और ये O2। ये आपके लिए एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ये रिएक्शन नहीं दी जाती है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसको गर्म करूं बेसिक मीडिया में, अगर मैं इसको गर्म करूं कौन सी मीडिया में बच्चों, बेसिक मीडिया में, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको बेसिक मीडिया में गर्म करूं तो यहां पर ये नहीं बनेगा, केवल यही बन के रह जाएगा, ये गायब आपका हो जाएगा। तो इफ अगर मैं KMnO4 को अगर मैं अल्कलाइन मीडिया में गर्म कर दूंगा तो आपका K2MnO4 बन जाएगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा और O2 निकल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखो कि अगर मैं बेसिक मीडिया में गर्म करूंगा तो केवल K2MnO4 बनेगा, लेकिन अगर मैं बिना बेसिक मीडिया के गर्म करूंगा तो MnO2 भी आपका बन जाएगा, जो कि आपका कौन से कलर का होता है बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूं ब्लैक कलर का। कौन से कलर का होता है बच्चों, ये आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करता है। कौन सा नेचर शो करता है बच्चों, मैंने बहुत सारी रिएक्शन बताई है बच्चों, इसलिए इसको तो याद ही रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो पेपर अधूरा होता है, मतलब बिना KMnO4 के हम मान लेते हैं कि पेपर हाफ है, पूरा नहीं है। KMnO4 आएगा तो पेपर पूरा मानते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके न्यूट्रल मीडिया में, न्यूट्रल मीडिया सबसे पहले न्यूट्रल मीडियम, अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में MnO4- लिया और साथ में H2O लिया तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल मीडियम में ये आपका किस में कन्वर्ट होगा। आप लोग इस बात को ध्यान से समझो कि न्यूट्रल मीडियम में ये आपका MnO2 में कन्वर्ट होगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा।
ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, देखो ऑक्सीजन और न्यूट्रल मीडिया, ठीक है, सबसे पहले इसको छोड़ो, न्यूट्रल मीडियम मतलब यहाँ H2 लूंगा, कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2। सबसे पहले मेटल बैलेंस, सबसे पहले एटम बैलेंस है, यही तरीका हमेशा अप्लाई करना है। सबसे पहले एटम बैलेंस है खत्म, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ज्यादा है तो यहाँ पर 2OH माइनस लूंगा। ठीक है, 2OH माइनस लूंगा तो इसका यहाँ पर H2O कर दूंगा। ठीक है, H2O कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया, नहीं हुआ ऑक्सीजन बैलेंस। 2 मिनट रुकना कि सबसे पहले इसके डबल में रखूंगा ना, यहाँ पर 4 कर दिया तो यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब डबल, जितना रिमेनिंग रहेगा उसका डबल करना है। अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पर 4 माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो कितना होगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए 3 लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बेसिक मीडिया की बात करूंगा, बेसिक मीडियम की बात करूंगा, ये आपका स्लाइटली बेसिक में भी काम आता है, इसको हम स्लाइटली बेसिक मीडियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। न्यूट्रल मीडियम को हम स्लाइटली बेसिक मीडियम भी बोलते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों आप लोगों का कि MnO4 माइनस आपका MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। MnO4 माइनस आपका MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। अब आप लोग जानते हो इसको बेसिक मीडिया में कराना है। ठीक है, बेसिक मीडिया में इस रिएक्शन को कराना है तो सबसे पहले आप लोग देखो कि ऑक्सीजन कितने, सबसे पहले ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 4 है तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन बेसिक मीडिया में कन्वर्ट कराऊंगा तो आपको इसका काम है कि ये वाला बैलेंस करना सिखाया, ये वाला आप खुद बैलेंस करो और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेसिक मीडिया में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1। आप लोग एक बार बैलेंस करो, मैं आपको बैलेंस करना बता दूंगा, काफी ईजी है, रिडॉक्स में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा। इसके बाद अगर मैं एसिडिक मीडिया में लूंगा, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा बच्चों, MnO4 माइनस जब आपका एसिडिक मीडियम में जाएगा मतलब H+ मीडियम में जाएगा, एसिडिक मीडियम में आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Mn+2 में। एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा बच्चों आपका, ये Mn+2 में। जब ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर आप लोग काउंट कर सकते हो, यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका फिर से वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5। यहाँ पर आपका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आपका 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर आपका 5। अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आपका कौन से मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक मीडियम में, उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में, उसके बाद बेसिक मीडियम में। अब समझना ध्यान से, अगर मैं K2Cr2O7 या फिर KMnO4 दोनों के केस में बात करूंगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर इसके बाद वो न्यूट्रल में होगा, फिर उसके बाद आपका बेसिक में होगा। ये बात ध्यान रखो, बेसिक में सबसे लेस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि K2Cr2 के केस में तो हम बेसिक लेते नहीं है, तो K2Cr2 के केस में इन दोनों का ऑर्डर आपको आना चाहिए, KMnO4 के प्रेजेंस में इन दोनों का ऑर्डर। तो आपसे रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा किस रिएक्शन में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैरेक्टर है, तो क्या बोलोगे, क्योंकि ये ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है ना, ये Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या देखो +7 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो गया, लेस हो गया। +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा अपने आप को रिड्यूस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये होगा। तरीका ये आपको तरीका याद रखना है। अब ऑक्सीडाइजिंग करता है तो ये किस किस को करता है उसको मैं लिखा देता हूं, ये आपको किस किस को करता है। सिमिलरली K2Cr2O7 में जो कंसेप्ट पढ़े वही कंसेप्ट हमको यहां पर भी रिपीट करने होते हैं, कुछ नया कंसेप्ट हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। आप लोग घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कहां काम में आएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडिया में, तो एसिडिक मीडिया में यह क्या करेगा बच्चों, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, बहुत ही तुरंत, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। Sn+2 को Sn+4 में, ये सारी रिएक्शन आप लोगों को याद होगी। आपको उसके साथ मतलब एसिडिक मीडिया के साथ, किस कौन से मीडिया के साथ बच्चों, एसिडिक मीडिया के साथ, एसिडिक मीडिया के साथ आपको इस रिएक्शन के साथ इसकी रेडॉक्स रिएक्शन बिठानी है, बस इतना काम ध्यान रखना है, ठीक है। H2S को S में कन्वर्ट कर देगा,
ये भी बहुत अच्छी बात है। I माइनस को फिर ये किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं और बात करूं, और मैं बात करना चाहूं तो और क्या करेगा, NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, और SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये सब आप लोग जानते हो। ठीक है, अगर मैं सेकंड में बात करूं न्यूट्रल मीडिया, तो न्यूट्रल मीडिया में ये क्या करेगा, न्यूट्रल मीडिया में ये आपका सिंपली H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, H2S को S में कन्वर्ट करेगा। दोनों का सिमिलर भी हो सकता है, SO4 माइनस 2 को SO4 माइनस SO4 हटा दो, आप सिंपल ध्यान रखो, MnSO4 को MnO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो रिएक्शन एनसीईआरटी में आप लोगों को सब मिल जाएगा ये सब। तो इस तरीके से आप लोगों को रिएक्शन को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन सब के बारे में ध्यान रखना है, फिर आपको इन सब के बारे में आप इसका वो भी निकाल सकते हो क्या, इक्विवेलेंट वेट, इसका मास डिवाइड बाय 3, इसका मास डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1 वैलेंसी फैक्टर, इसका मास डिवाइड बाय 5, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का काफी इजी पड़ जाएगा ये चैप्टर पूरा। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज क्या होता है, यूज आप लोग समझ सकते हो। यूज, इसका यूज आपका क्या होगा, इसका यूज आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो बच्चों। इसका यूज मैं आपको बताता हूं, काफी अच्छा यूज है इसका यूज। फिर मैं आज मैंने डाइक्रोमेट पढ़ाया और क्रोमेट के बारे में पढ़ाया और इसके बारे में पढ़ाया ना, दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताऊंगा। यहाँ पर फिर से मैं दोनों का स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये वाली चीजें समझ में आ जाए। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले MnO4 माइनस का यूज क्या होगा, यूज ऑफ MnO4 माइनस, MnO4 माइनस का यूज क्या होगा। सबसे पहला इसका यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होगा। सेकंड इसका यूज होगा एज अ डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्टेंट। ठीक है, थर्ड जो इसका यूज होगा बच्चों, थर्ड इसका यूज क्या होगा, बेयर्स रिएजेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेयर्स रिएजेंट, पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो रिएक्शन आज आप लोगों को एक बार पढ़ लेनी है, सिमिलर रिएक्शन आज आप लोगों को एक बार पढ़ लेनी है कि क्या होता है बेयर्स रिएजेंट। आप लोग जानते हो 2 OH लगेंगे, ये सब मैंने बताया था। सिन एडिशन होगा, ये भी आपको मैंने बताया, तो एक बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एज अ ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में ब्लीचिंग कैसे कराएगा, देखो ब्लीचिंग आपका परमानेंट ब्लीचिंग कराएगा। किसका, नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, इसका मतलब परमानेंट ब्लीचिंग कराएगा। ब्लीचिंग एजेंट इन सिल्क एंड वुल इंडस्ट्री दोनों में आपका होगा। ठीक है, ये तो था इसका यूज। अब हम बात करते हैं दोनों के स्ट्रक्चर्स, जो भी हमने पूरा पढ़ा उनका स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले K2Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसको समझना। ठीक है, तो Cr इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब समझना, ये X, ये X, ये X, ये Y, ये Y, ये X, ये X, ये X। अब मैंने X सिमिलर क्यों रखे, देखो यहां पर आपका रेजोनेंस हो सकता है, यहां पर भी आपका रेजोनेंस हो सकता है। ये तीनों बॉन्ड में आपका रेजोनेंस होगा, तो इन तीनों बॉन्ड में X में आपका क्या आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका रेजोनेंस नहीं होगा, यहां पर भी आपका रेजोनेंस होगा सिमिलरली। तो हम क्या बोलेंगे, Y का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू X। मतलब अगर आपसे बोला CrO-Cr, तो इसमें CrO-Cr में आपका वो CrO-Cr में ये वाला बॉन्ड दे दिया, ये वाला बॉन्ड दे दिया। पूछा कौन सा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे Y का। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका रेजोनेंस की वजह से यहां पर पार्शियल, इन तीनों बॉन्ड में आपके क्या आ जाएंगे बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस तरीके से यहां तीनों में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ड्यू टू द रेजोनेंस यहां आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, जैसे ही अगर मैंने बात किया CrO4 2 माइनस, तो यहां पर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको लिखा है, अब आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर से आपका रेजोनेंस होगा। ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, तो क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा बच्चों, यहां पर ड्यू टू द रेजोनेंस ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल।
ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। अब इसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों इसमें, D3S, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। अब आ गया वापस, तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन में इस चीज को कवर किया है आप लोगों का। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं यहां पर, नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, देखो एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, एक और स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। अब यहां पर आपसे एक है MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, तो MnO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक यहां माइनस, एक यहां माइनस, एक यहां और एक यहां, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, सारे के सारे फिर से रेजोनेंस करेंगे, सारे के सारे फिर से रेजोनेंस करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस चीज को समझो पहले। तो अगर मैंने MnO4 माइनस बनाया, क्या बनाया, MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस का क्या होगा बच्चों, MnO माइनस, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा, इसका भी D3S होगा, इसका भी D3S होगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या होगा, D3S, इसका भी आपका क्या होगा, D3S, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर भी रेजोनेंस होगा, तो यहां पर भी ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछ ले क्वेश्चन सबसे घुमा के, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कि इन दोनों में अगर मैं बात करूं MnO2 में, MnO बॉन्ड इन MnO4 2 माइनस, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। और मैं बात करूं MnO बॉन्ड इन MnO4 माइनस, तो दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, नहीं 7 बॉन्ड है, 7 बॉन्ड में कितना रेजोनेटिंग बनेगा, 4, तो 7/4। इसका बताओ 6 बॉन्ड है, कितना रेजोनेटिंग बनेगा, 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2, मतलब 3/2 का मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 को अगर मैं सोल्व करना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो 3 का यहां पर 2 का तीसरा पार्ट, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा 7/4। अब आप जान सकते हो कि 7/4 ज्यादा होगा कि 6/4, तो 7/4 ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो यहां पर इसका बॉन्ड लेंथ MnO बॉन्ड इन MnO4 माइनस आपका लेस होगा एज कंपेयर टू MnO4 2 माइनस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनकर आया था और बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो ये सब तो था आपका KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में। जो मैंने पढ़ाया उससे एक्स्ट्रा आपको एक पॉइंट नहीं पढ़ना है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, चाहे वो एडवांस के लिए हो, चाहे वो एडवांस के लिए हो, चाहे वो आपके नेट के लिए हो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ लोगे बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आई होप सो कि आपको यहां तक का पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।